नमस्कार, शुभ संध्या। जिज्ञासा संसार कर्मवीर श्रृंखला में मैं कुमार सुंदरम अपने साथी कुमार मुकेश जी के साथ आज आए हैं श्री उदय शंकर पांडे जी के यहाँ। आप संयोजक हैं अध्यात्म विभाग, कला संस्कृति प्रकोष्ठ, बिहार। आप शिक्षाविद हैं और समाज के विभिन्न मानदंडों पर अध्यात्म को लेकर जो समस्याएं पर रिसर्च होते हैं, आप रिसर्च स्कॉलर हैं। आज आपके परिवार में हमारे बीच इस दिशा से देखा जाए तो सबसे पहले हैं रुद्रांश। आप नीट में इस बार की आयुक्त परीक्षा में 648 अंकों के साथ पास आउट हैं और पूरे भारत में आपका रंक जो है वो 4000 है। आपके साथ हैं आपकी बहन सुब्रति कश्यप। आप मगध महिला कॉलेज में तृतीय वर्ष की छात्रा हैं। हमारे साथ हैं शिवांश 10th क्लास के विद्यार्थी हैं और इनकी ताकत इनकी गृहिणी श्रीमती अनुपमा देवी हमारे बीच हैं। जिज्ञासा संसार के बारे में जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम एक श्रृंखला चला रहे हैं जिसमें समाज की धरोहरों पर हम एक कहानी बनाते हैं, एक स्टोरी बनाते हैं। तो आज सबसे पहले हम श्री उदय शंकर पांडे से जानना चाहेंगे कि एक आम गांव का व्यक्ति पटना शहर में संघर्ष करने आता है, एक निजी विद्यालय में 2 शिफ्ट काम करता है, उसके अनुभवों को, उसके संघर्ष की यात्रा को और आज इस पड़ाव को। सबसे पहले नमस्कार जी। नमस्कार सुंदरम जी। आपके जो चैनल है जिज्ञासा संसार, मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस जिज्ञासा चैनल के माध्यम से हम लोगों को आपने एक अच्छे रूप में देखा, हमारे कर्मों को आपने परखा, हमारे वर्क को आपने परखा, हमारे परिवार को आपने परखा और उस लायक समझा कि इस जिज्ञासा संसार के श्रृंखला में, कर्मवीर श्रृंखला में एक मैं ईंट के रूप में लगूं और अगर मैं किसी का प्रेरणा का स्रोत बनूं तो मेरा परिवार का समय, मेरा परिवार का जो कार्य है वो बहुत ही सार्थक जाएगा, मैं इतना समझता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि मैं एक गरीब परिवार से था और मेरे पिताजी एक ब्राह्मण वृत्ति करके और मुझे केवल 10वीं तक पढ़ाया। पिता का जो कर्तव्य होता है, पिता का जितनी बुद्धि थी उसके अनुसार मुझे बहुत अच्छा पालन पोषण किया, अच्छा काम किया और मैं 2001 में पटना आया। इस पाटलिपुत्र धरती को मैं नमन करता हूं और मेरा यहाँ कर्म क्षेत्र बना। मैं बता दूं, जिस समय मैं यहाँ आया था तो मेरी पहली पहल एक झोपड़ी नुमा जगह से स्टार्ट हुआ, जहां पर मैं उस झोपड़ी नुमा जगह में खड़ा नहीं हो सकता था। अगर खड़ा भी होते थे तो अपना जो सिर होता था उससे टकरा जाता था और वहां से मैंने लगा कि नहीं, यहां से भी सीखने की जरूरत है। इस झोपड़ी नुमा को भी नमस्कार है कि मुझे स्थान दिया और 2 शिफ्ट मैंने एक स्कूल में ज्वाइन किया और उस व्यक्ति को भी मैं नमन करना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने भी पटना में आने के बाद स्थान दिया और कर्म करने का मौका दिया। इस जीवन यात्रा में बहुत सारी ऐसी बाधाएं आई कि न जाने कुछ कुछ ऐसी बातें, जहां से मैंने प्रारंभ किया शिक्षा का, वहां उनको भाया नहीं और कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे लगी और वहां से मैं चल दिया। मैं बता दूं कि उस समय मैं परिवार के साथ था और समझ सकते थे कि मैं 18 घंटा वहां मैं वर्क करता था और 18 घंटा वर्क करने के बाद 1800 और 2200 रुपया मिलता था और 300 रुपये में कमरे में मैं रहता था। लेकिन मैं उस उक्ति को सार्थक किया कि उद्यमेने सिद्धंति कार्याणि मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। मैं लगा कि उद्यम से बढ़कर के कुछ है ही नहीं। उद्यमी व्यक्ति जो है, परिश्रमी व्यक्ति है, वो किसी को भी, आसमां को भी चूम सकता है। मैं उस न्यूटन की बातों को मैंने देखा कि सेब को गिरा हुआ सब देखता था, लेकिन न्यूटन ने जो उस सेब को देखा और आज न्यूटन का एक लॉ बन गया, मैं उस न्यूटन के लॉ से मैंने प्रेरणा लिया कि मैं भी
क्यों नहीं इस कार्य के द्वारा, मैं कार्य से भागा नहीं, मैं कार्य को बहुत ही सीखने के व्यू से, मैं बराबर किसी भी काम को करता हूं तो सीखने की इच्छा से करता हूं कि मुझे उससे सीखे। और अपने बच्चों को भी, ये जो बच्चे परिवार देख रहे हैं, सभी को मैंने जीवन में एक गुरु की तरह, पिता तो हुआ ही और गुरु की तरह मैंने कभी डांटा भी। हमारी बच्ची है चाहे बच्चे हैं तो उसको लगा कि नहीं ये पिताजी है, मुझे डांट दे रहे हैं, कभी कुछ अभद्र शब्द भी बोला तो मैं इसके लिए बोला कि मेरा बेटा स्ट्रांग हो, उस बात को भी, कड़ी बातों को भी सुने और अपने दिमाग में लाए कि इस कड़ी बातों को सुन करके मैं अब कैसा उत्तर तैयार कर सकता हूँ, कैसा काम कर सकता हूँ। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कि कड़ी बात कर सुनते हैं और उसे कड़ी बात सुनने के बाद देखते हैं कि वो उद्विग्न हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाने के बाद सुसाइड हो जाते हैं। नहीं, आज के गार्जियन को भी कहना चाहते हैं कि कड़ी बात बोलें। आज के गार्जियन तो ऐसा है, मेरे पिताजी, मैं बता दूं कि मैं 3 विषय से एमए किया, आचार्य हुआ, मैंने शोध किया, पीएचडी किया, कुमार संभवम और बुद्ध चरितम में तुलनात्मक अध्ययन, ये मेरा विषय है, उससे मैंने पीएचडी किया। तो मेरे पिताजी ये जानते नहीं थे कि मैं किस क्लास में पढ़ा, कहाँ तक पढ़ा, कैसे पढ़ा, इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन आज के गार्जियन तो बच्चे को कौन सी चड्डी पहनी जाती है उसकी जानकारी होती है, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं गार्जियन को पढ़ना पड़ता है, कितना पढ़ाई में अंतर हो चुका है। इससे क्या होता है कि बच्चों के प्रति लगाव, आज के डेट में 2 चीज होनी चाहिए बच्चों में, देखना चाहता हूं कि डर और लज्जा। तो आज के बच्चे में डर भी खत्म हो गया है और लज्जा भी खत्म हो गई है, जिसके कारण बच्चे जो होते हैं अभिभावक के कंट्रोल में नहीं होते हैं। मैंने बच्चों को दोनों चीज सिखाया है, डर भी सिखाया है और लज्जा भी सिखाया है। तो मैं इस जीवन यात्रा के रूप में मैं फिर वहां आना चाहता हूं कि फिर मैं क्या है कि वहां से उठा, उठने के बाद मैंने इस पटना को तो कर्मभूमि माना ही और अपने विचलित कभी नहीं हुआ। उस समय का याद आता है कि मेरे पास मात्र 300 रुपया थे और उस स्कूल से एक शब्द का जो ऐसा वेदना रूपी बाण लगी जिससे मैं वहां निकला और 300 रुपया का और 600 रुपया में कमरे लिया। कमरे लेने के बाद मेरा जो आज रुद्रांश है, उस समय हमको लगता है कि 5 या 6 महीने का होगा, इसको बहुत जोर से डायरिया पकड़ लिया और डायरिया पकड़ने के बाद इसकी भर्ती हो गई और भर्ती होने के बाद डॉक्टर को लगा कि अब बचेगा कि नहीं। मेरे पास 1 पैसे नहीं, लेकिन मुझे विश्वास था कि नहीं, कुछ नहीं होगा। और मुझे इस श्रेणी में एक मैथमेटिक्स के बहुत अच्छे टीचर हैं, आरसी साहू थे, उन्होंने मुझे उस समय ट्यूशन धरवाया और ट्यूशन धरवा करके वहां से मैं पैसा लाया और पैसा ला करके फिर डॉक्टर साहब को जो भी हुआ था, दवाई में जो लगी थी, पैसे लगा था पैसा, उसको मैंने किया। इस तरह बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां से लगता है कि लोगों को सुन लेने के बाद व्यक्ति को झकझोर देता है या फिर गो बैक होने की बात होती है। मुझे बहुत मजा लगा, आगे बढ़ने में मुझे मजा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि नहीं, ये सब सीखने की चीज है, ऐसे भी चीज आएंगे तो कैसे पार किया जाएगा। कैसा लगता है उस संघर्ष की यात्रा के बाद एक नीट क्वालिफाइड बेटा का पिता कहलाने? ऐसा है कि कोई भी किसान अपने लहलहाते फसल को जब देखता है और उस लहलहाते फसल में जब उसके अच्छे अच्छे फल निकलते हैं, अच्छे अच्छे अन्न निकलते हैं, तो उस किसान की आंतरिक खुशी का कहना क्या है। तो आज ये जो बेटा है, मैं बेटा क्या है कि ये मैं इस बेटे को मैं बार बार ये एक निर्देशन देता हूँ, एक उपदेश दिया हूँ कि बेटा तुम मेरा बेटा नहीं है, इस धरती माँ का बेटा है, इस देश का बेटा है, इस भारत देश का बेटा है और तुम्हें मेरे लिए काम नहीं करना है, तुम्हें देश के लिए काम करना है। आज जो डॉक्टर बना है तो डॉक्टर बनने की खुशी तो कहा नहीं जाता है। मैं इस खुशियां को मैं आप लोगों के बीच भी बांट रहा हूं और पूरे देश को बांटना चाहता हूं कि अगर बेटा अच्छे डॉक्टर, अच्छे पद पर जाएगा तो बेटा के भी प्रवृत्ति और प्रकृति ऐसी है कि आज से भी कहता है कि नहीं, गरीबों को निःशुल्क इलाज करूंगा, जो गरीब बच्चे हैं उसको भी सहायता करूंगा। कि किस तरह से हमारे पिताजी ऐसे किए हैं, कुछ ऐसे अपने समाज के लोग हैं, ऐसे परिवार के लोग हैं जो चाह रहे हैं कि अब बच्चे नहीं पढ़ें, तो ऐसे 1 घंटा मैं करूंगा निःशुल्क काम। अगर उससे पैसे आते हैं उस गरीब की ओर लगाऊंगा कि उसका उत्थान हो, उसकी पढ़ाई में मदद लगे और मेरा भी निर्देशन होगा। मैं भी अगर जीवित रहा, मैं भी उस आयु तक रहा तो मैं भी सहयोग करूंगा इसके कार्य में। और खुशी तो है ही कि मैं जिस काम के लिए किया और उसका फल मुझे प्राप्त हो रही है,
इसकी खुशी का ठिकाना तो क्या कहा जा सकता है सुंदरम जी। अपनी इस यात्रा में अपनी संगिनी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ये मैं चाहूंगा कि कैमरा जरा एक बार संगिनी के लिए भी दिया जाए। संगनी का क्या कहा जाए, मेरे जीवन में ये पत्नी नहीं, एक दोस्त है। मैं एक दोस्त मानता हूँ। और मैं तो कहा जाता है कि संस्कृत में कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचन, मैं हमेशा कड़वा वचन बोलता हूँ। और उस कड़वा वचन को ये जो भाड़िया है वो कभी भी उसका मैंने पलट कर कभी उत्तर नहीं दी। मैं अपने आप को सौभाग्य मानता हूँ कि कभी भी पलटकर मैं ही कुछ न कुछ बोलते रहा और ये हंस करके उस मुस्कान से मुझे आंतरिक खुशी दे दी कि फिर मैं खुशी में बदल गया। और मैं बहुत अच्छा रहा। और इस कर्म जो मैंने काम किया आगे बढ़ने में, फिर मैंने जो आगे जो बढ़ा उस काम में भी बहुत सारा योगदान रहा आगे बढ़ने में। यदि आपकी इजाजत हो तो आपके इस सफलता की कहानी में आपकी श्रीमती से भी दो शब्द हम लोग पूछेंगे। जरूर, जो काम की है। कैसा लगता है एक आध्यात्मिक विभाग के व्यक्ति के साथ एक शिक्षाविद के रूप में, इनको आप किस रूप में देखती हैं? इनको हम अपना भगवान के रूप में देखते हैं। जी ये मेरे लिए सब कुछ है। जी। और इस यात्रा में किन किन पड़ावों पर आपको लगा कि आपको बिल्कुल इनके साथ होना चाहिए, या कई बार ऐसा लगा कि जीवन की इस नैया को और बेहतर भी किया जा सकता था? निश्चित रूप से भावुक हो गई। और एक पत्नी का ही स्वभाव है कि जीवन में पति के साथ हर हाल में हो। हम सीता मैया को देखते हैं और जीवन की हर लड़ाई में हम पत्नी को साथ देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भावुकता है आपकी, आपका उत्तर दे रही है। इसके बाद हम बेटी से पूछेंगे। एक पिता की कहानी, आजकल तो बेटी पढ़ाओ बेटी के दौर में हम लोग जी रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब ने भी इस पर बहुत सारी बातें कही हैं। एक बेटी के रूप में तुम कैसा महसूस करती हो अपने पिता के लिए? ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे पिता डॉक्टर उदय शंकर पांडे के रूप में मुझे एक पिता मिले। और ये कभी एक बेटा और बेटी में कभी भेदभाव इन्होंने नहीं किया। अगर ये एक थप्पड़ बेटा को लगा रहे हैं तो बेटी को भी लगा रहे हैं। इन्होंने मेरे लिए भी उतना ही सपना देखा है जितना एक बेटे के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत बढ़िया बेटा। मैं सबसे पहले मानता हूं कि हमारे डॉक्टर साहब ने एक भावुक परिवार बनाया है और प्यार से बंधा हुआ परिवार बनाया है। ये सबसे बड़ी आपकी सफलता है। इंसान का सजल होना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। और हम अपने रुद्रांश जी से बात करेंगे, लेकिन कर्मवीर दूसरी श्रृंखला में बात करेंगे। इस बीच हम शिवांश से बात करेंगे, क्योंकि आप सबसे छोटे हैं, सबका प्यार मिला है आपको। बहुत संघर्ष आपने देखा भी नहीं होगा, क्योंकि पिता तब तक एक यात्रा तय कर पाए थे। शिवांश, पिता डॉक्टर उदय शंकर पांडे जी के बारे में आपके क्या कथन है? चलिए फिर हम लोग इस पर बात करेंगे, जो कहीं ना कहीं भावुक परिवार हो गया। अभी आपसे बहुत बहुत जानकारी हम लोग को मिली और हम चाहेंगे कि अपने कर्मवीर श्रृंखला के दूसरे पड़ाव में हम अभी रुद्रांश का भी एक जानकारी लेंगे कि पिता के बारे में, एक परिवार के बारे में, उनसे भी हम लोग को जानकारी लेंगे। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपके परिवार की भावुकता देखकर हम सभी लोग भावुक हो गए। और ईश्वर इस परिवार की ये सजलता को पूरे जीवन बना के रखे। धन्यवाद।